हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल सोशल विद सविता पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 7 के सोशल साइंस के ऊपर। समाज का अध्ययन बुक का नाम है आपका भारत और उसके आगे पार्ट 1, और इसमें है आपका चैप्टर 4 है आपका हिस्ट्री, और चैप्टर का नाम है आपका नवारंभ नगर एवं राज्य। तो चैनल पर नए हैं तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले बच्चों आपको बताना चाहेंगे कि अभी आपका जो बुक है ये उसका चैप्टर 4 हम कराने जा रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर तो कराएंगे जो आपको लास्ट में दिए रहते हैं, लेकिन अब ये जो एग्ज़ाम का पैटर्न है आपने देखा होगा, अभी जो एग्ज़ाम आपके हुए हैं हाल ही में उसके पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। अब बुक में से कहीं से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो कई बार आपने तैयारी अगर अच्छी से नहीं की है, होल बुक को नहीं पढ़ा है, तो आपको आंसर देने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसको देखते हुए हमने क्या किया है, पहले बुक के क्वेश्चन कराए हैं, उसके बाद फिर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी कराए हैं। जो बुक के स्टार्टिंग में भी 2 से 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसके अलावा भी जो बुक के बीच में से क्वेश्चन होते हैं हमने उसको कराया है। ठीक है, अगर आप उसको कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन का आंसर करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, और ये न्यू सेशंस आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, आपका 2026-27 के अकॉर्डिंग हमने सारा सब कुछ किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये आपका चैप्टर प्रश्न और क्रियाकलाप स्टार्टिंग से आपका एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है आपका, अध्याय के आरंभ में दिए गए उदाहरण पर विचार करके और समूह में चर्चा करें। अपने निरीक्षकों तथा निष्कर्ष की तुलना करें कि कौटिल्य ने एक राज्य के लिए क्या अनुशासन की थी, क्या यह आज की परिस्थिति से भिन्न है। तो उत्तर हो जाएगा, राज्य में राजधानी, सीमांत नगर, उपजाऊ भूमि, जल, वन, खनिज, सुरक्षा और अच्छी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये इसका उत्तर हो गया प्रश्न नंबर 1 का। प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। प्रारंभिक वैदिक समाज में शासकों का चयन कैसे होता था। तो उत्तर हो जाएगा बच्चों, शासकों का चयन सभा और समिति की सहमति से होता था। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है बच्चों प्रश्न नंबर 3, महाजनपदों के बारे में जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं। तो उत्तर हो जाएगा, पुरातात्विक अवशेष, सिक्के, अभिलेख, बौद्ध और जैन ग्रंथ प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 4 है आपका, नगरीकरण हेतु लौह तकनीक का महत्व क्यों था। तो उत्तर हो जाएगा, लौह के औजारों से खेती बढ़ी, जंगल साफ हुए और नगरों का विकास हुआ। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 4 हो गया। तो अभी तक बच्चों आपने देखा अपने बुक के क्वेश्चंस जो स्टार्टिंग के थे, जो बुक के लास्ट में दिए होते हैं। अब हम आ रहे हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो स्टार्टिंग के जो 2 से 3 क्वेश्चंस हैं वो आपके बुक के हैं। उसके बाद हमने पूरे बुक में से आपके लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो बन सकते हैं हमने उसके लिए निकाल के रखा है आपके लिए, तो वो हम कराना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चलिए इसमें प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है आपका, भारत में द्वितीय नगरीकरण से क्या अभिप्राय है। तो अगर इसको एक लाइन में आंसर देना होगा तो उत्तर इसका हो जाएगा, सिंधु सभ्यता के बाद भारत में नगरों के पुनः विकास को द्वितीय नगरीकरण कहते हैं। ठीक है, लेकिन 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन अगर पूछा गया तो ये हो जाएगा उसका उत्तर, प्रथम सहस्त्राब्दी लगभग 600 ईसा पूर्व में गंगा के मैदानी भाग और सिंधु घाटी के निकटवर्ती क्षेत्रों में नगरीय जीवन का एक नया चरण शुरू हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता प्रथम नगरीकरण के पतन के बाद शहरी जीवन की इस वापसी को ही भारत का द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। ठीक है, अगर 1 नंबर का होगा तो आप इसे करेंगे, अगर 2 या 3 नंबर का होगा तो आपको इसको करना होगा। ठीक है, तो दोनों आंसर हमने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, जनपदों और महाजनपदों का भारत के प्रारंभिक इतिहास में क्या महत्व है। तो उत्तर हो जाएगा, जनपद वो वे भूभाग थे जहाँ विभिन्न कुलों या वंशों के लोग बसने लगे थे। समय के साथ व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से ये विकसित हुए और 7वीं शताब्दी तक विशाल राजकीय इकाइयों में बदल गए, जिन्हें महाजनपद कहा गया। ये भारत में संगठित शासन व्यवस्था और शक्तिशाली राज्यों के उदय के प्रतीक हैं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है आपका, इन जनपदों और महाजनपदों में किस प्रकार की शासन प्रणाली का विकास किया। तो उत्तर हो जाएगा, इनमें 2 प्रमुख शासन प्रणाली थी। पहला है राजतंत्र, जहाँ राजा सर्वोच्च होता था और उसका पद अक्सर वंशानुगत होता था, जैसे मगध, कौशल, वत्स, अवंती। ठीक है, दूसरा होगा गण या संघ गणतंत्र, जहाँ शासन सभा या समिति द्वारा चलाया जाता था और राजा का चयन भी इसी सभा द्वारा होता था, जैसे वज्जी और मल्ल। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर।
प्रश्न नंबर 4 है आपका, महाजनपदों की राजधानी की किलाबंदी क्यों की गई थी? तो उत्तर हो जाएगा महाजनपदों की राजधानियों की किलाबंदी दुर्गबंदी मुख्य रूप से सुरक्षा के लिए की जाती थी ताकि पड़ोसी राज्यों के आक्रमण से बचा जा सके। साथ ही ऊंची और विशाल दीवारें राजा की शक्ति, समृद्धि और प्रतिष्ठा का प्रदर्शन भी करती थी। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 5 है आपका, प्राचीन भारत में व्यापार के लिए किन दो प्रमुख मार्गों का उल्लेख मिलता है? तो उत्तर हो गया, प्राचीन भारत में व्यापार के लिए दो प्रमुख मार्ग होते थे। एक है उत्तरापथ, यह उत्तर पश्चिम भारत को गंगा के मैदानों व पूर्वोत्तर भारत से जोड़ता था, और दूसरा है दक्षिणापथ, यह मार्ग कौशाम्बी से शुरू होकर विंध्य पर्वत श्रृंखला को पार करते हुए दक्षिण भारत की ओर जाता था। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। तो प्रश्न नंबर 6 है बच्चों आपका, लोहे के प्रयोग ने कृषि और युद्ध में क्या परिवर्तन किए? तो उत्तर है कृषि में होगा आपका लोहे का फॉल प्लग शेयर के प्रयोग से कठोर मिट्टी को गहरा खोदना आसान हो गया, जिससे धान की पैदावार और कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। ठीक है। और युद्ध में कैसे हुआ? तो लोहे से बने हथियार जैसे तलवारें और भाले तांबे या कांसे की तुलना में अधिक मजबूत और मारक थे, जिससे युद्धों का स्वरूप बदल गया। ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 है आपका, आहत सिक्कों पंच मार्क कॉइन से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है, ये भारत के प्राचीनतम सिक्के थे जो मुख्य रूप से चांदी के बने होते थे। इन्हें धातु की पट्टी को काटकर और उस पर विशेष प्रतीकों जैसे पेड़, मछली, हाथी को चोट मारकर पंच करके बनाया जाता था, इसलिए इन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 है आपका, प्रथम और द्वितीय नगरीकरण में कोई दो मुख्य अंतर बताइए? तो उत्तर है स्थान का। प्रथम नगरीकरण सिंधु घाटी क्षेत्र में हुआ, जबकि द्वितीय नगरीकरण गंगा के मैदानी भाग में हुआ। धातु का क्या इसमें है? प्रथम नगरीकरण कांस्य युगीन था, जबकि द्वितीय नगरीकरण में लोहे का व्यापक उपयोग हुआ। ठीक है बच्चों। इस तरह से प्रश्न नंबर 8 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 है आपका, श्रेणी का व्यापार में क्या महत्व है? तो उत्तर हो जाएगा, शिल्पकारों और व्यापारियों के समूह को श्रेणी कहा जाता था। ये श्रेणियां कच्चा माल उपलब्ध कराने, प्रशिक्षण देने और तैयार माल के वितरण का कार्य करती थी। ये एक तरह के बैंक के रूप में भी कार्य करती थी, जहां लोग धन जमा करते थे। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 10 चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है आपका, मगध के शक्तिशाली बनने के कारण लिखिए। तो उत्तर है आपका, उपजाऊ भूमि, लोहे की खानें, नदियां, अच्छी सेना और योग्य शासक। ठीक है। इसको साथ साथ कॉपी में भी नोट करते जाइए, तो ही आपको सब कुछ ये याद होगा। एक बार पढ़ लीजिए, इसके बाद जब दूसरी बार इसको पढ़ेंगे तो साथ में बुक में, कॉपी में अपना इसको नोट करते जाएंगे, तभी आपको अच्छे से याद हो पाएगा। नहीं तो ये फिर ज़्यादा दिन तक आपके माइंड में नहीं रहेगा। प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं बच्चों। वर्ण व्यवस्था कितने प्रकार की थी? तो उत्तर है 4 प्रकार की थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है। प्रश्न नंबर 12 आपका, जाति व्यवस्था का क्या आधार था? तो उत्तर हो जाएगा व्यवसाय और जन्म। जाति व्यवस्था का आधार मतलब किस व्यवसाय से है तो उस जाति में आप अगर जन्म लिया तो उस जाति का हो जाएगा, या फिर जिस आपने उसमें जन्म लिया कुल में तो उसके हिसाब से होगा। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 13 है आपका, दक्षिण भारत के प्रमुख राज्य कौन थे? तो उत्तर है चोल, चेर और पांड्य। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 है आपका, वज्जी संघ क्या था? तो उत्तर हो जाएगा कई गणराज्यों का संघ था। प्रश्न नंबर 15 आपका, लोहे के उपयोग से क्या परिवर्तन हुए? तो उत्तर होगा खेती बढ़ी, उत्पादन बढ़ा और नए नगर बने। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। प्रश्न नंबर 16 है आपका, सिक्कों का क्या महत्व था? तो उत्तर है व्यापार आसान हुआ और वस्तु विनिमय कम हुआ। मतलब वस्तु विनिमय का मतलब है सिक्के आ जाने से क्या, जैसे कि आज आपके पास रुपया है तो आप क्या करते हैं, उससे कुछ भी सामान खरीद सकते हैं, आपको जो भी इच्छा है। लेकिन पहले क्या होता था कि जो जिस चीज़ का हम उत्पादन करें या जो चीज़ हमारे पास है उसके बदले ही हम कोई और सामान ले सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास है चावल और मुझे चाहिए आटा, तो मैं आटे वाले के पास जाऊंगा, उससे कहूँगा आप मुझसे चावल ले लो, उसके बदले मुझे आटा दे दो। या मेरे पास कुछ भी कोई और सामान हो, कोई भी चीज़, उसके बदले ही हम ले सकते थे। तो उससे बहुत दिक्कत होती थी कि सामने वाले को जो चाहिए वो आपके पास अगर नहीं होगा तो आप उससे बदले नहीं कर सकते। लेकिन जब सिक्के का आविष्कार हुआ तो इससे क्या हुआ कि हम स्वतंत्र हो गए कि हम कुछ भी ले सकते हैं। मतलब मारक चिन्ह बन गया कि इसके जरिए हम कोई भी चीज़ें विनिमय में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। इस तरह से विनिमय कम हो गया और व्यापार आसान हो गया।
प्रश्न नंबर 17 है आपका, महाजनपदों में शासन व्यवस्था कैसी थी? तो उत्तर हो जाएगा राजतंत्र और गणतंत्र दोनों प्रकार की थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 18 है आपका, प्राचीन समाज में असमानता क्यों थी? तो उत्तर हो जाएगा नाशक्ति, जाति और व्यवस्था के कारण। प्रश्न नंबर 19 पे चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 19 है आपका, कौटिल्य ने राज्य की रक्षा के लिए क्या जरूरी बताया? तो उत्तर हो जाएगा कौटिल्य ने राजधानी और सीमा पर स्थित नगरों को किलेबंदी दुर्गबंदी को सबसे जरूरी बताया। अगर ये नहीं रहेगा तो दुश्मन हम पे कभी भी हमला कर सकते हैं, इसलिए ऐसा किया जाता था। प्रश्न नंबर 20 है आपका, राज्य की भूमि कैसी होनी चाहिए? तो उत्तर है उपजाऊ भूमि होनी चाहिए जो आम जनता का पेट भर सके और मुसीबत के समय बाहर से आने वाले लोगों की भी मदद कर सके। ठीक है। प्रश्न नंबर 21 है, जनपद का क्या अर्थ है? तो उत्तर हो जाएगा जनपद का अर्थ है वह स्थान जहाँ किसी कुल या वंश के लोगों को अपने पद पैर रखे हो, यानी जहाँ वे बस गए हों। ठीक है। प्रश्न नंबर 22 पे चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 22 है आपका, महाजनपद कैसे बने? तो उत्तर है जब व्यापार बढ़ा और कई छोटे जनपद मिलकर बड़ी इकाइयों में बदल गए तो उन्हें महाजनपद कहा गया। इनकी संख्या 16 थी। प्रश्न नंबर 23 है, आहत सिक्के किसे कहते हैं? तो उत्तर है ये चांदी या तांबे के सिक्के जिन पर चिन्हों का प्रतीकों को ठप्पा मारकर आहत करके बनाया जाता था। ठीक है, निशान बना देते थे। प्रश्न नंबर 24 आपका, प्राचीन भारत के 4 सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन से थे? तो उत्तर हो जाएगा मगध, कौशल, वत्स और अवंती। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 25 पर। प्रश्न नंबर 25 है आपका, द्वितीय नगरीकरण में किस धातु की मुख्य भूमिका थी? तो उत्तर है लोहे, लौह धातु की। इसी से खेती के औजार और मजबूत हथियार बनाए गए। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 26 है आपका, जाति और वर्ण में क्या अंतर था? तो उत्तर है जाति का काम पेशे जैसे लोहार, व्यापारी पर आधारित थी, जबकि वर्ण समाज के 4 मुख्य भागों जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को कहा जाता था। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है बच्चों। और ये आपके लिए हमने प्लेलिस्ट बना दिया है यूट्यूब पर, चैनल पे, जिससे आप अच्छे से जाकर अपने क्वेश्चंस को देख सकते हैं अलग अलग चैप्टर्स के। उसमें हमने क्वेश्चन आंसर कराए हैं, तो प्लेलिस्ट से क्या आपको आसानी हो जाती है किस क्लास का आपको देखना है। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इससे क्या आपको बेनिफिट होगा कि हम कोई भी PDF शेयर करना होता है तो हम यहाँ पे शेयर करते हैं, जिससे आपका क्वेश्चन आंसर के या पेपर का जो आंसर की होता है या किसी भी तरह का इंपॉर्टेंट जिसको भी हमें शेयर करना होता है, या अभी एग्ज़ाम होने वाले आएंगे आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम होंगे उस टाइम पे भी हम शेयर करते हैं। और अभी भी जो हम पढ़ा रहे हैं इसकी भी PDF हम इस पर शेयर करते हैं, तो इसको ज्वाइन कर लेंगे तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर आप पूछेंगे। ठीक है बच्चों। और वीडियो को देखेंगे अच्छे से, पूरे लास्ट तक देखेंगे तभी आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।